So dear, we are going to study an important chapter, cost volume profit analysis. Cost volume profit analysis यानी लागत मात्रा लाभ विश्लेषण। ठीक है, क्या चीज? कॉस्ट वैल्यूम, कॉस्ट वैल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। मतलब इस चैप्टर के अंदर देखो, सभी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी संगठन होते हैं या जो व्यावसायिक संस्था होती है, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहता है कि नहीं? बोलिए। और इस प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए तमाम तकनीकी का इस्तेमाल करता है। हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव द प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमम कर ले। क्यों भाई? बोलिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहते हैं कि नहीं? आप बताइए। तो इसके लिए यानी कि जो डिफरेंट लेवल पर इनकी सेल क्या हो, बात समझ में आया? सेल क्या हो, ये प्रॉफिट कितना डिसाइड करें, ये कितनी क्वांटिटी बेचे, कि इनका कितनी क्वांटिटी बेचे, क्वांटिटी सेल लिख लो कि ये कितनी क्वांटिटी बेचे कि इनको प्रॉफिट अच्छे से मिले, है कि नहीं? कि कितनी क्वांटिटी में ये बेचे कि इनका सेल मैक्सिमम हो सके। साथ ही साथ कॉस्ट, कितना कॉस्ट इनका, जो कॉस्ट लगता है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, चाहे वो परचेज किया जाए या उसको सेल किया जाए, यानी कॉस्ट की भी एनालिसिस यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर की जाती है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि इस चैप्टर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक इवन पॉइंट, नोट कर लो, ब्रेक इवन पॉइंट की एनालिसिस की जाती है। एक्चुअली मेनली ये कहा जाए कि इस चैप्टर के अंदर कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट एनालिसिस कुछ भी नहीं है, बस इस चैप्टर के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट की एनालिसिस है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट आगे डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, कॉस्ट जो है आपकी, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट हो और चाहे वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो, इस चैप्टर के अंदर ये भी चीजें देखी जाएंगी कि किसी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट भी चेक किया जाएगा कि इनका कितना है, और ये डिसाइड किया जाएगा। साथ ही साथ प्रॉफिट हम कितना कमाएं, कितना प्रॉफिट कमाएं, कितना बेचें, या मेक एंड बाय डिसीजन। इसी चैप्टर के अंदर हम लोग मेक एंड बाय डिसीजन, हम या तो हम बनाए या तो उसको खरीद के बेचे। ठीक है, यानी कि वो मार्जिनल कॉस्टिंग के भी अकॉर्डिंग आता है। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम लोग यानी कि इतनी चीजों की स्टडी करने वाले हैं कि जो डिसीजन मेकिंग के लिए, किस बात के लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हैं तो सेल के टारगेट को क्या दें, कॉस्ट को हम क्या रखें? कॉस्ट तो ऑलरेडी डिसाइड होता है, आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक्चुअल कॉस्टिंग का जो आपका प्रोसेस है। लेकिन इस कॉस्ट के अगेंस्ट हम प्रॉफिट को कितना रखें, प्रॉफिट को हम कितना कमाएं, या कहाँ पे हम डेंजर जोन में जाएंगे जहां से हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, प्रॉफिट कोई मार्जिन नहीं निकलेगा तो ऑर्गेनाइजेशन बंद होने के कगार, यानी शट डाउन डिसीजन। क्या चीज? क्या भाई? शट डाउन डिसीजन यहीं से लिया जाता है कि दुकान को कंटिन्यू किया जाए या दुकान को बंद किया जाए। ठीक है, बोलो। ये तमाम ऐसी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी किया जाएगा। और मैं बता दूं कि पहली बात तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपकी बुक का नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। दूसरी आपके बुक का जो नाम है, आपके बुक का नाम वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बीकॉम थर्ड ईयर की क्लासेस के लिए। एमकॉम में यही मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से या अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन के नाम से ये चैप्टर किताब में ये कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट एनालिसिस सीबीपी यानी सीबीपी एनालिसिस, जब यही
आगे की क्लासेस में सीवीपी एनालिसिस के नाम से आता है, तो स्टूडेंट सोचता है क्या है चीज, नई चीज आ गई। लेकिन मैं बता दूं ये कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट एनालिसिस है, और इसके अंदर हम लोग बहुत ढेर सारी चीजों की स्टडी की जाएगी। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट इसका ब्रेक इवन पॉइंट होता है माय डियर। सबसे पहला इसका सेंटर पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। और मैं बता दूं आपके एग्जामिनेशन में 40 मार्क्स तक का आपके एग्जामिनेशन में आता है इस चैप्टर से, यानी 4 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 2 क्वेश्चन यहीं से आता है। कभी आप देखिए अपने अनसॉल्व्ड पेपर को। उसके बाद 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां से बना देता है न्यूमेरिकल, या 10 मार्क्स का कोई भी सेक्शन जो होता है 10 मार्क्स वाला, उसमें एक क्वेश्चन यदि इसका नहीं है तो वो पेपर अधूरा है यार, कि जिसमें ये क्वेश्चन इस पे से न पूछा जाए। ठीक है, बोलिए। तो एक बेसिक बात हम इस चैप्टर के अंदर आपसे कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन में, जो कि मैंने टाइम टू टाइम सबसे कहा है कि इसकी स्टडी आप जरूर कीजिए। और ये देखिए कि सबसे पहली बात तो इसका एक बेसिक फार्मूला जो मैंने अपने पिछली क्लासेस में भी बताया था और आज की भी क्लासेस में बता रहा हूँ आपको, कि देखो जो सेल होता है ये कहीं न कहीं सेल इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है कि नहीं, बताओ। यानी कि एसपी इज इक्वल टू एफसी प्लस बीसी प्लस पी होता है भाई, बोलिए। नाउ आई आस्क यू माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको रिवीजन के टाइम पे भी बताया, उसमें बताया था क्लासेस के टाइम पे भी, और मैं आज भी आपको ये बता रहा हूं कि एफ सी प्लस बी सी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एस पी होता है, सेलिंग प्राइस होता है। अगर इसमें से हमको कोई भी कंटेंट छांटना हो, चलो जैसे मुझे एफ सी निकालना हो, तो एस पी माइनस बी सी प्लस पी कर लूं तो क्या निकल जाएगा, एफ सी निकल जाएगा कि नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट निकलेगा कि नहीं, बताइए, बोलिए भाई। निकल जाएगा। पलक यादव है क्लास में, आप कोई क्लास नहीं छोड़ना, ठीक है। बहुत चलो ठीक है। अब देखो अगर हमें यहां से वीसी निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, तो सेम वही चीज ले, एस पी माइनस एफ सी प्लस पी ले लू, बोलो। अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो तो एस पी माइनस एफ सी प्लस बी सी कर लू। मैं बार बार स्टूडेंट्स आपसे यही कह रहा हूं कि बेटा ये बेसिक फार्मूला आप मत भूलिए, क्योंकि कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर जब लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं से आके टपक जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट है कि नहीं, बताइए। तो ये आवश्यक है कि आप इसे पहले समझ लें, ठीक है, समझ भी लिया। अच्छा, हमने इस चैप्टर का जो मेन कंपोनेंट्स आपसे कहा, वो कहा कि ब्रेक इवन पॉइंट है, क्या है, सम विच्छेद बिंदु इस चैप्टर का सेंटर पॉइंट है। हम लोग इसी पॉइंट के आसपास, इसी पॉइंट के कैलकुलेशन के लिए कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट का एनालिसिस किया जाएगा, सीवीपी एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है बेटा, बताइए। यानी सीवीपी एनालिसिस कैलकुलेट, जो आप कैलकुलेशन है ये ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेशन है। तो नाउ डियर वी नो अबाउट ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर ऑर्गेनाइजेशन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट एंड नॉट बियर एनी लॉसेस। यानी संस्था का वह सेल पॉइंट होता है जहां पे न तो प्रॉफिट होता है न तो लॉस होता है। ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ सेल where income and expenditure both are equal, या ये कह सकते देयर इज नो
देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, है कि नहीं? या ये कह सकते हैं रेवेन्यू एंड जो आपके एक्सपेंडिचर हैं ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, या ये कह सकते हैं कॉस्ट एंड इनकम दोनों क्या है, इक्वल हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशन का वह लेवल, सेल का वह पॉइंट जहां पे न तो कोई प्रॉफिट होता है और जहां पे न तो कोई लॉस होता है, इस पोजीशन को, इस कंडीशन को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, और जिसका कैलकुलेशन डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप खुद सोचो भाई कि यदि आपको पता चल जाए कि इस पॉइंट से न तो मेरा कोई लॉस हो रहा है न तो कोई प्रॉफिट हो रही है, दैट इन दिस केस यू कैन कंटिन्यू योर बिजनेस। आप क्या करोगे, अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो कि नहीं? आप सोचोगे चलो मंदी का दौर है, चलो कोरोना का समय है, और यहाँ पे हम अपने बिजनेस को केवल जिंदा रखें, अपने आप को केवल मार्केट में रखें। ये ना सोचे कि हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, ये ना सोचे हम प्रॉफिट कमाएं, क्योंकि मार्केट में बने रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मंदी के दौर में, या कोरोना क्या है, मंदी का ही दौर तो चल रहा है, बताइए। यानी इस मंदी के दौर में भी हम अपने आप को इस मार्केट में बनाए रखें, ये बहुत जरूरी है कि नहीं, बताइए। तो ऐसे टाइम पर हमको प्रॉफिट एंड लॉस, भाई न तो प्रॉफिट हो रहा है न तो लॉस हो रहा है, लेकिन दिक्कतें इस बात की हैं कि ये कितने दिन तक, ज्यादा दिन तक तो ये चल नहीं पाएगा। कुछ तो हमको मार्जिन हासिल करना होगा, कुछ मार्जिन कमाना होगा, बोलो, कुछ मार्जिन हमको कमाना पड़ेगा। यदि प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो कंपनीज एक्ट 2013 के तमाम प्रोविजंस हैं कि आप जो है प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स क्या दोगे, बोलो। तो ये केवल मंदी के दौर में नहीं, बल्कि ये कॉमन वे में बिजनेस जब आपका एक जनरल कंडीशन में अप्लाई होता है, जब भी जनरल कंडीशंस, तो वहां पे ब्रेक इवन पॉइंट को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे एबव जब हम कमाते हैं तो वो प्रॉफिट होता है, ठीक है, और उससे जब कम कमाते हैं तो क्या होता है, लॉस होता है कि नहीं? यानी ब्रेक इवन पॉइंट से कम कमाई होगी, ब्रेक इवन पॉइंट से इनकम कम होगा तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन घाटे में चलेगा बेटा। और यदि ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा कमाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन फायदे में चलेगा। सही बोला कि नहीं, हम बताइए। इसका मतलब साफ है कि जो हम लोगों का जो फ्लेक्सिबल बजट होता है, यानी हम अपना बजट कैसा बनाएंगे, बजट बनाने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है सीबीपी एनालिसिस, क्योंकि उसी हिसाब से हम अपना बजट बनाएंगे, यानी वो फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट के कैलकुलेशन किए जाएंगे, साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट होगा। उससे पता चलेगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमको मिल रहा है कि नहीं। यदि सेफ्टी मार्जिन मिल रहा है तो बिजनेस को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तब क्या होगा, कौन से प्रोडक्ट हमको बंद किया जाना है, कौन से प्रोडक्ट हमको किस प्रोडक्ट को इनोवेट किया जाना है, कौन सा बिजनेस मैं बंद कर लूं और कौन सा बिजनेस मैं कंटिन्यू रखूं। जब हम सीबीपी एनालिसिस कर लेते हैं, यानी कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट एनालिसिस कर लेते हैं, तो हमको पता चलता है कि हम अपने किस पोजीशन पे हैं और कहां से हम घाटे में चलेंगे, कहां से प्रॉफिट में चलेंगे। ओके बेटा, ठीक है। अच्छा, जब हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट में चलने वाले हैं, तो हम प्रॉफिट की प्लानिंग करते हैं कि हम अपना प्रॉफिट यहाँ ले जाएंगे, अपना प्रॉफिट वहां ले जाएंगे। लेकिन यदि हम ये देखते हैं पहले से कि हम प्रॉफिट में आए नहीं, तो प्रॉफिट की प्लानिंग कौन सी की जाएगी भाई, किस बात की प्लानिंग होगी, बताइए। दूसरी चीज कि ये चैप्टर यानी सीबीपी एनालिसिस हमको डिसीजन मेकिंग में यानी प्राइस डिटर्मिनेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो बेटा सबसे पहली बात तो इस चैप्टर का जो सेंटर पॉइंट है, इस चैप्टर का जिसको कहते हैं कि बैकबोन है, वो है ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज ब्रेक इवन point, explain its assumption
एंड लिमिटेशंस, यानी इसके एजम्पशंस और लिमिटेशंस बताइए। क्या बताइए? इसके एजम्पशंस और लिमिटेशंस बताइए। ठीक है बेटा, यानी आपको देखो, मैं एक जगह एग्जाम देने गया तो मुझसे एक्सपर्ट ने पूछा व्हाट डू मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट, तो मैंने उस टाइम पे बताया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। आपकी तरह कॉमन स्टूडेंट्स थे। तो देखो, ब्रेक इवन पॉइंट समझना क्या है, कुल आगम कुल लागत के बराबर हो जाती है, यानी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाती है, एंड ऑर्गेनाइजेशन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट एंड नॉट बियर एनी लॉसेस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, बोलिए। यानी टीआर जो आपका है वो टीसी के इक्वल हो जाता है। क्या होता है भाई? अच्छा देखो, इस पॉइंट व्यू से देखा जाए, पहली बात तो इकोनॉमिक्स का पहली बात तो ये इकोनॉमिक्स का भी एक अच्छा पार्ट है डिसीजन मेकिंग के लिए। किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताता है? प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। बोलो, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी कहते हैं इसको, मूल्य निर्धारण का सिद्धांत कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बताइए। सब लोगों ने स्टडी किया होगा इंटरमीडिएट में। दूसरी चीज, ये ब्रेक इवन पॉइंट आपने इंटरमीडिएट में भी कहीं न कहीं देखा होगा, हल्का फुल्का आपके टीचर ने वहां पे आपको अवश्य बताया होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन का वह स्तर जहां से ऑर्गेनाइजेशन या जहां से संस्था या जहां से कंपनी न तो कोई प्रॉफिट कमाती है न तो कोई लॉस कमाता है। लॉस कमाया जाता है कि सहा जाता है या बियर किया जाता है? बताइए। सो ब्रेक इवन पॉइंट, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि ब्रेक इवन पॉइंट हमारे सेंटर पॉइंट में होगा, इसका बैकबोन होगा, और ब्रेक इवन पॉइंट को लेके ही ढेर सारी कैलकुलेशंस किए जाएंगे। ठीक है बेटा? आंचल गुप्ता बताओ। तो नाउ आई थिंक ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट की जो हम लोगों ने एजम्पशंस, आपसे पूछता है एग्जामिनेशन में कि इसके assumptions क्या है, explain the its assumptions of break even point. Now we are going to study the assumptions of break even point. हम लोग इस पे बात किया जाए कि ब्रेक इवन पॉइंट का assumptions क्या है, उसकी मान्यताएं क्या है, in which conditions the ब्रेक इवन पॉइंट फॉलो, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट कब फॉलो किया जा सकता है, कब वो लागू हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, बोलिए। तो आप लोगों से मैंने कहा था कि नोट्स भी बना लेना, बनाया कि नहीं बनाया तो हम जाने। बोलिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट के जो पहले एजम्पशंस की बात हम लोगों ने किया था, वो क्या किया था? देयर आर टू कॉस्ट, देयर आर ओनली टू कॉस्ट। यहां पे क्या? देयर आर टू कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में केवल दो कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, पहला फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा क्या? वेरिएबल कॉस्ट। बोलिए बेटा, सही बोल रहे हैं हम? ब्रेक इवन पॉइंट का ये फर्स्ट एजम्पशन है, ब्रेक इवन पॉइंट का ये फर्स्ट एजम्पशन है कि यहां केवल दो लागतें इन्वॉल्व होती हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, नोट कर लिया? नोट कर लिया? दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट अनचेंज एट एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के किसी भी लेवल पर फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंजिंग नहीं होती है। देयर इज नो चेंजेज इन फिक्स्ड कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के किसी भी स्तर पर फिक्स्ड कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं होता। ये ब्रेक इवन पॉइंट की एजम्पशंस है, ये ब्रेक इवन पॉइंट की मान्यता है, तब ब्रेक इवन पॉइंट के जो रूल्स हैं वो लागू होते हैं। ठीक है, बोलिए। there are proportionate चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, यानी वेरिएबल कॉस्ट में प्रोपोर्शनेट चेंजिंग होती है, यानी प्रोडक्शन के हिसाब से घटता है और बढ़ता है। ओके, नोट कर लिया?
next there are linear behavior of cost. There are linear बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, लागतों का रेखीय व्यवहार होता है, लीनियर बिहेवियर होता है। एंड नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट लिखेंगे देयर इज नो चेंज इन प्राइस, देयर इज नो चेंज इन प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य में कोई चेंज नहीं आते, विक्रय मूल्य बदलता नहीं है। ओके, नोट कर लिया, बोलिए। उसके बाद देयर इज नो रोल ऑफ स्टॉक, नोट कीजिए, नोट कीजिए, देयर इज नो रोल ऑफ स्टॉक, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जितना आपका प्रोडक्शन होगा उतना सेल हो जाता है, यानी कि न तो ओपनिंग स्टॉक बचता है, सॉरी, न तो कोई क्लोजिंग स्टॉक बचता है या ना पहले से कोई ओपनिंग स्टॉक रहता है। दैट इज क्लियर, बोलो। सेवेंथ, देयर इज नो चेंज इन प्रोडक्शन मिक्स, यानी उत्पादन का जो मिक्स है इसमें भी बदलाव नहीं। आप 10 मटेरियल पहले से बनाते थे तो 10 ही बना रहे हो जब ये ब्रेक इवन पॉइंट कर रहे हो, तो ठीक है, बोलो। आई होप कि ये टॉपिक आपको अभी उतना क्या कहते हैं। So dear, now we are going to study the limitations of break even point. Note कीजिए the limitations of break even point. Limitations of break even point. क्या स्टडी किया जाए भाई? ब्रेक इवन पॉइंट के जो लिमिटेशंस हैं। अच्छा एक बात बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट किस एजम्पशंस पे काम कर रहा है? मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, लिमिटेशंस बन जाएगा। ओके, बोलिए। पहली बात कि ये कहते हैं देयर आर टू कास्ट ओनली, क्या लागतें दो ही लग सकती हैं भाई? अरे भाई, फिक्स्ड लग सकता है, वेरिएबल लग सकता है, सेमी फिक्स एंड सेमी वेरिएबल भी लग सकता है ना। बोलो, प्रोडक्शन के किसी लेवल पे आप कहते हो कि केवल 2 लागतें लगेंगी, ये कहां तक तर्कसंगत है? तो गलत बात है ना, बोलिए। लागतें केवल 2 ही तो ही लग सकती हैं, ये भी लग सकती हैं। सो इट इज द फर्स्ट लिमिटेशंस, देयर आर नॉट ओनली 2 कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन बट सेमी वेरिएबल एंड सेमी फिक्स कॉस्ट आल्सो इन्वॉल्व। बिकॉज अभी मैं कहूं कि मेरी क्लासेस में, मैं यदि इस क्लासेस में 50 की स्ट्रेंथ बैठने की व्यवस्था है तो वो कहते हैं देयर इज नो चेंज इन फिक्स कॉस्ट, हाउ इट इज पॉसिबल? बताओ भाई, 50 स्टूडेंट्स के बाद मुझे 51वां स्टूडेंट्स बैठाना हो, 51 स्टूडेंट्स बैठाना हो तो क्या होगा? बोलो। इसका मतलब है कि मुझे फिक्स कॉस्ट में बदलाव लाना होगा कि नहीं? आप बताइए, फिक्स कॉस्ट में चेंजिंग लानी होगी कि नहीं? तो इसका मतलब है कि इनका ये जो एजम्पशंस है ये गलत एजम्पशंस है। दैट इज लिमिटेशंस, हम इसको गलत नहीं कह सकते। दैट इज सच लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, बोलिए। यानी कि ये भी फिक्स्ड कॉस्ट अनचेंज है, ये भी लिमिटेशंस इसका गलत है। देयर आर प्रोपोर्शनेट चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, ये तो सही है क्योंकि ये लिमिटेशंस नहीं है। आप जहां पे भी जाओ प्रोडक्शन में, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के हिसाब से घटता रहता है, तभी तो वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। क्यों भाई, बोलिए। दूसरी चीज, देयर इज लीनियर बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, होता है। देयर इज नो चेंज इन प्राइस, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? कंपटीशन, डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट की भी बात तो होती है। मार्केट में डिमांड है तो अभी तो हम अपने वस्तु की कीमत को सही रख सकते हैं, या यदि डिमांड बिल्कुल नहीं है तो हम अपने प्राइस को घटा भी तो सकते हैं ना। बट ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस क्या कहता है? देयर इज नो चेंज ऑफ प्राइस, यानी प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कंपटीशन को देखते हुए
मार्केट को देखते हुए, डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर को देखते हुए हम अपने प्राइस को कम या ज़्यादा करते रहते हैं। क्यों, बोलिए। हाँ बेटा, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, नोट कर लीजिए, इट इज शॉर्ट टर्म प्लानिंग। इट इज शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ब्रेक इवन पॉइंट का यूज केवल शॉर्ट टर्म में हो सकता है, लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, सब जगह यूज होता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में ही यूज हो सकता है, लॉन्ग टर्म में यूज नहीं हो सकता। ठीक है, 1 साल से कम में इस्तेमाल हो सकता है। और आजकल डिसीजन तो 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने के लिए लिए जाते हैं, 1 दिन के लिए डिसीजन लिए जाते हैं, है कि नहीं, बताइए। सही बोलना है। एनी क्वेश्चन? एंड नाउ next limitation, there is no role of stock. It is huge limitations of break even point analysis. कि इसके स्टॉक में कोई स्टॉक का कोई रोल ही नहीं होता बिजनेस के अंदर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि जितना हमने बनाया हो सबका सब बिक जाए, है कि नहीं, बताइए। सो देयर आर सच लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट अवेलेबल। तो ब्रेक इवन पॉइंट के ये एजम्पशंस थे, ब्रेक इवन पॉइंट के लिमिटेशंस थे। आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड होते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। चलिए लिखे ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन। मिटा दो इसे, बोलिए बेटा। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। इसके अंदर देयर आर टू टूल्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के कैलकुलेशन के लिए 2 टूल्स हैं। कितने टूल्स हैं बेटा? 2 टूल्स हैं जो मेजर टूल्स हैं, और बिना उनके कैलकुलेशन के कभी ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट नहीं हो सकता। ओके, नोट किया। पहला कंट्रीब्यूशन। पहला क्या? कंट्रीब्यूशन। और दूसरा लिखो पीबी रेशियो। दूसरा लिखो पीबी रेशियो, या ये कह सकते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। नोट कर लिया? बताइए भाई। इट इज नेसेसरी फीडबैक, इसलिए कि शाम का समय है, आप जानते ही हो। तो ब्रेक इवन पॉइंट के कैलकुलेशन के 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है कंट्रीब्यूशन, इसको हिंदी में अंशदान कहते हैं या दत्तांश कहते हैं। नोट कर लिया? और दूसरा होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको कहते हैं पीवी रेशियो। ओके बेटा, नोट कर लिया? आपके एग्जाम्स में 4 मार्क्स से पूछता भी है कि व्हाट इज कंट्रीब्यूशन। आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछता भी कंट्रीब्यूशन क्या होता है, एंड आल्सो ये पूछता है व्हाट इज पीवी रेशियो। ये हमने आपसे कहा ना, इस चैप्टर से 40 मार्क्स की तैयारी कीजिए बीकॉम के एग्जामिनेशन के लिए, और भी क्लासेस एमकॉम के लिए भी, और भी जो भी क्लासेस हैं। तो ध्यान दो, ब्रेक इवन पॉइंट के कैलकुलेशन के 2 हथियार ऐसे हैं कि बिना इनके ब्रेक इवन पॉइंट निकल ही नहीं सकता किसी कीमत पे। ओके, हाँ। तो पहला है कंट्रीब्यूशन, यानी इसको दत्तांश या अंशदान कहते हैं। लिखेंगे एक्सेस ऑफ सेल ओवर वेरिएबल कॉस्ट, यानी सेल्स वेरिएबल कॉस्ट से जितना ज्यादा होगा, इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। इज कॉल्ड
कंट्रीब्यूशन, यानी कि ये कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या ये कह सकते हैं एसपी माइनस बीसी। ठीक है, नोट कर लिया, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके भाई, बोलिए। आप लोग भी हैं क्लास में, यू कैन गिव मी फीडबैक, आप भी फीडबैक दे सकते हो। तो देखिए, सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से जितना ज्यादा होगा, अभी 2 मिनट पहले हमने आपसे बात किया था, ये कहूं मैंने, ये इसको 1 मिनट के लिए होल्ड कर लिया है। क्या कर लिया भाई? होल्ड कर लिया है। ये कहूं कि एस पी इज इक्वल टू एफ सी प्लस बी सी प्लस पी होता है, कहा था ना, बोलिए, स्टार्ट किया था। तो अगर मैं ये कहूं कि हमने क्या किया, हमने लिखा कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो एस पी, अच्छा देखो बीसी को मैं इधर कर लूं तो इधर क्या बचेगा, एफ सी प्लस पी बचेगा ना, बोलो। यानी कि एस पी माइनस बीसी क्या है, सी है, तो एफ सी प्लस बीसी भी सी हो जाएगा ना, बोलिए। यानी ये कह सकते हैं कि C यानी कंट्रीब्यूशन को हम C से दिखाते हैं, C इज इक्वल टू ये फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, नोट कर लिया। अच्छा, एक चीज देखो कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एफ सी प्लस एल, मतलब फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। यदि आपका लॉस हो रहा हो तो फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस भी लिखा जा सकता है। क्यों भाई, बताइए, अगर प्रॉफिट जुड़ सकता है तो लॉस माइनस हो सकता है। अच्छा, एक फार्मूला आप लिख लीजिए कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एस पी इंटू पीबी रेशियो, सेलिंग प्राइस इंटू पीबी रेशियो, नोट कर लिया। बेटा सब लोगों को तो बेटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए एसपी पर यूनिट माइनस बीसी पर यूनिट कर लूं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाएगा कि नहीं, बताइए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आई थिंक कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है। और यदि कंट्रीब्यूशन आप नहीं सॉल्व कर पाते हो तो निश्चित है ब्रेक इवन पॉइंट आपको नहीं आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आपको नहीं आएगा। ओके, चलिए ठीक है। तो यदि मैं कहूं पीवी रेशियो क्या है, व्हाट इज पीवी रेशियो, मैं कहूं इसके दोनों कंपोनेंट्स का डिस्कशन कर लिया जाए आपकी आज की क्लास में कि पीवी रेशियो कैसे निकलता है, व्हाट इज पीवी रेशियो। तो नोट कीजिए, परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन सेल, यानी कंट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज है ना, किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर। ओके, नोट किया। दैट इज कॉल्ड पीबी रेशियो, परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स। सेल्स के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है ना, उसी को हम पीबी रेशियो कहते हैं। ओके, बोलिए बेटा, नोट किया। इसका मतलब साफ है कि ये कह सकते हैं ना कि पीबी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। परसेंटेज निकल गया, बताइए।
ठीक है, यानी ये इस दोनों कंपोनेंट्स का हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब देखो इसके अदर जो फार्मूला है वो क्या है कि पीवी रेशियो निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन के जगह पे एसपी माइनस बीसी अपान एसपी इंटू 100 लिख सकते हैं। बोलो, या एफसी प्लस पी अपान एसपी इंटू 100 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। एफ सी माइनस एल अपान एस पी इंटू 100 लिख सकते हैं कि नहीं। पीबी रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए पीबी रेशियो का ये फार्मूला। I want to you never forget the particular formula. PV ratio is equal to 1 minus variable cost ratio. नोट कर लिया सब लोगों ने। बताओ भैया संजीव तिवारी। यानी कि ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, ये एक तो कंट्रीब्यूशन और दूसरा पीबी रेशियो, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के। यदि ये दोनों आप दोनों बेसिस दो आपका रेडी है तो आई थिंक कि आपके एग्जामिनेशन में या आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो डिफरेंट बुक्स में कंट्रीब्यूशन दिया ही नहीं है। डिफरेंट बुक्स में उन लोगों ने कंट्रीब्यूशन को लिखा ही नहीं स्टार्टिंग में। हाउ यू कैलकुलेट विदाउट कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन पॉइंट? इट इज इम्पॉसिबल दैट इफ यू नॉट यू अननोन अबाउट कंट्रीब्यूशन। तो देखो कुछ बुक्स हैं जिसमें कंट्रीब्यूशन को स्टार्ट में नहीं दिया है, तो आप परेशान नहीं होना। आप ये कंट्रीब्यूशन का नोट्स जो हमने लिखवाया है आप इसको कॉपी कर लें, ठीक है। बोलिए। तो कभी कभी एग्जाम्स में पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। क्या पूछ बैठता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट? नोट कर लो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट, मतलब कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान दो कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एफ सी प्लस पी होता है। यानी ये कह सकते हैं ना कि P इंक्लूड्स होता है एफ सी में, तो क्या कहा जाता है? उसको कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। लेकिन प्रॉफिट एक अलग सेंस है जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता है। क्यों भाई? फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट मिला के कंट्रीब्यूशन बनता है, जबकि प्रॉफिट एक अलग सेंस में है जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता है कि नहीं? बताइए। ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के कॉन्सेप्ट पर होता है, जबकि सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट होता है। क्यों भाई? बोलो। बोलिए। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट वैल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में, सीबीपी एनालिसिस में, ये जो दो कंपोनेंट्स हैं कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो, इसकी हमको बहुत नीड होती है ब्रेक इवन पॉइंट के कैलकुलेशन में। तो पहले हम इन दोनों का कैलकुलेशन प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। आप सभी लोगों के प्रैक्टिकल बुक्स में इलस्ट्रेशन वन की ओर जाइए प्रैक्टिकल बुक में, और लिखा है कि सेल्स इन रुपीज 40,000, लिख लो कहीं पे, सेल्स इन रुपीज, सेल्स रुपीज 40,000, और देता है आपको कि वेरिएबल कॉस्ट आपका 30,000 है, यानी बीसी 30,000 है। ओके, नोट कर लिया बेटा? बताइए। तो वेरिएबल कॉस्ट जो आपका निकल के आता है
BC, तो ये C इज इक्वल टू 40,000 में से 30,000 घटा दिया तो 10,000 कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के आता है। तो नाउ आई थिंक कि ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल को आगे डिस्कशन किया जाएगा उसके। तो आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में और वीक इवेंट पॉइंट के कैलकुलेशन के साथ, माय डियर, वीक इवेंट पॉइंट के साथ। सो थैंक यू।